हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। तो आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे पता है कि आपको आज का जो सेशन होने वाला है ना, सबसे तगड़ा, यानी 2024 का जब से तैयारी करवा रहे उसमें सबसे तगड़ा सेशन आज का होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 का फिजिक्स। पहले तो जान लीजिए कि हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए यानी फाइनल एग्जाम जो आपके सामने है उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन बैंक को समाप्त करने वाले। वो भी क्या, तो उसमें का पूरा जो वीवीआई सब्जेक्टिव है जो 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, यानी 100 जो यहाँ पे चुना हुआ वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो बाबू हो सकता है कि आज इसी वीडियो में समाप्त हो जाए, हो सकता है कि 30 क्वेश्चन हो पाए, हो सकता है 50 क्वेश्चन हो पाए। तो बाबू यहाँ पे देखिए सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे खत्म किया जाएगा, लेकिन 3 क्लास में तो इसको पूरा 100% जितना भी फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन बैंक का 2009 से 2023 तक का जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया सब सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाएंगे ताकि आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाए। और यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से बाबू आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव 80% रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 100% प्यारे बच्चों इस बात पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहला ध्यान देना है बाबू, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आज के सेशन में ना प्यारे बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का और क्वेश्चन बैंक से प्यारे बच्चों कितना क्वेश्चन आ रहा है आप सभी को पता है कि क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे कितना सब्जेक्टिव पूछेगा, खास करके सब्जेक्टिव तो बाबू 80% सब्जेक्टिव पूछा जाएगा क्वेश्चन बैंक का। और हम लोग क्वेश्चन बैंक को ही पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो आप सब रेडी हैं आज के सेशन में? और हम बोले थे कि जितना भी छूटा होगा ना आपका हम पूरा करवा के मानेंगे, जो क्लास यहाँ पे गैप हुआ उसको करवा के मानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग रेडी रहिए। और देखिए टाइम बिल्कुल कम बचा है, एक एक दिन आपके एग्जाम में कम हो रहे हैं प्यारे बच्चों, एक एक दिन एग्जाम में कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चों से हम निवेदन करेंगे, सभी बच्चों से ये निवेदन करेंगे कि बाबू आप पैड ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, आज के आज ही आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपका यहाँ देखिए अगर तैयारी नहीं हुआ है ना, आपका तैयारी 100% हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर की बात है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर है 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों क्या मैसेज करके आप लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास का लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे पीडीएफ मिलेगा। और यहाँ देखिए अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो पेड ग्रुप में आप देखिए जैसे ये क्लास हो रहा है तो इसका पीडीएफ आज शाम तक यानी रात में इसका पीडीएफ पैड ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं पैड ग्रुप में ज्वाइन होना, तो पैड ग्रुप ज्वाइन होंगे तो यहाँ देखिए जितना पीछे का क्लास छूटा है सारा का सारा आपका मैनेज हो जाएगा, आगे जितना भी होने वाला है उसका जितना भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा सब आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग पैड ग्रुप हम बोलेंगे बाबू कि जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। रामबाण तरीका है बाबू आपके एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। और जितने सारे स्टूडेंट ना सबको जगा दीजिए, जितने सारे स्टूडेंट है सबको जगा दीजिए, क्योंकि क्लास होने वाला है बहुत ही प्यारे बच्चों क्या बहुत ही गजब का क्लास होगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सभी बच्चे यहाँ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर वर मार दीजिए दबा के, शेयर कीजिए तो बाबू एक बार दबा के शेयर कीजिए पूरा, सभी बच्चे जितने सारे स्टूडेंट है फटाफट से शेयर कीजिए। तो चलिए एक बार यस भी बोल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक समाप्त होने वाला है फिजिक्स का, आज नहीं होगा तो 2-3 दिन में तो पूरा इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार बोल दीजिए यस, क्लास को शुरू कीजिए सर जी। 100% प्यारे बच्चों लड़ने वाला क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान रखना है 100% लड़ने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा तो पूरा सब्जेक्टिव आपका फिजिक्स का इसी में से आने वाला है, ये हमारा गारंटी है अगर ये 100 सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तब। तो चलिए बाबू शुरू करें, पूरा फिजिक्स समाप्त होने वाला है। तो चलिए प्यार बच्चों देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन। और यहाँ देखिए क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा हम क्या करेंगे तेजी लाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से आप लोग समझते चलिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक का है, सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा यहाँ देखिए 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है
क्या पूछा गया है कि विद्युत आवेश के दो मूल गुणों के नाम बताएं। विद्युत आवेश के दो मूल गुणों के नाम। बाबू क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान करते रहिए, मतलब ध्यान देते रहिए और आप लोग प्यारे बच्चों इसको समझते रहिए। बाकी पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगा, मोबाइल खोलिए, रिवीजन करते रहिए, टाइम बचेगा, आपका तैयारी भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के दो मूल गुणों को, मतलब दो मूल गुणों के नाम बताए। तो बाबू आपको पता है कि आवेश क्या होता है, आवेश जो होता है संरक्षित होता है। आवेश को ना तो कोई पैदा कर सकता है ना ही कोई नष्ट कर सकता है। आवेश जो होता है ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, ये आपको पता है। दूसरा जो यहाँ पे लिखना है कि आवेश की यहाँ पे क्या होती है, आवेशों की यहाँ पे क्या होती है, योज्यता होती है। यहाँ देखिए आवेशों की क्या होती है, योज्यता होती है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश के दो मूल गुण कौन कौन से लिखे। बाबू यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज लिखना है इसके, कितना, दो। तो आपको लिखना है कि आवेश संरक्षित होता है। ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों की आवेशों का क्या होता है, योज्यता होता है। यानी यहाँ आप देखिए आवेश को ना तो कोई पैदा कर सकता है ना ही कोई नष्ट कर सकता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, नोट करना है कर लीजिए, नहीं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसका पीडीएफ यहाँ आप देखिए आपको पैड ग्रुप में मिलेगा। बाकी वेबसाइट पे आज पीडीएफ डालेंगे चैप्टर 1 से लेके 3 तक का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी वाला। अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी हम आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाएंगे, आपको पूरा 100% हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बाबू देखते रहिए कितनी बार, पूरा क्वेश्चन बैंक को ही हम लोग खा जाने वाले हैं यहाँ पे। तो सभी बच्चे बाबू जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, बाबू कंजूसी नहीं चलेगा प्लीज। यहाँ पे इतना ज्यादा मेहनत हो रहा है आपके लिए, कंजूसी नहीं चलेगा, शेयर करते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो बाबू आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले लिखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे जो पहले दिया था ना बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उनके हिसाब से क्या होता है, ना तो हम आवेश को उत्पन्न करेंगे ना तो हम आवेश को नष्ट कर सकते। सही बात है, आवेश जो चार्ज होता है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे मिटा सकता है ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। जो चार्ज होता है वो ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। जो चार्ज होता है, जो हमारा आवेश होता है वो ब्रह्मांड में क्या होता है, सदैव ही संरक्षित रहता है। इसी को यहाँ देखिए डिफेंड किए किसने, तो यहाँ देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछा गया है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, क्या लिखिए बाबू, यहाँ पे लिखिएगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बाबू इतना लिख दीजिए कि सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इनके अनुसार क्या होता है, ना तो हम आवेश को उत्पन्न करेंगे, देखिए लिखा होगा, ना तो हम आवेश को उत्पन्न करेंगे ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। ये जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है ना, ये क्या होता है, ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित रहता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। मात्र इतना ही लिखना है, आपका 2 नंबर बाबू कोई माइका लाल काटने वाला नहीं है बिहार बोर्ड में। चैलेंज है, इतना बेहतरीन डिफिनीशन है, एक भी क्वेश्चन कोई काट नहीं सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए कूलम्ब बल की सीमाएं लिखिए बाबू। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड 2010 और यहाँ देखिए शायद 17 में पूछा गया है और यहाँ देखिए 21 में पूछा गया है। यानी हम मेंशन करना बाबू हबड़ाई में भूल रहे हैं, भूल गए हैं, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का होगा। क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे ये सब बातें आपको ध्यान रख के पढ़ना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक समाप्त होने वाला है। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर के, कूलम्ब बल की सीमाएं क्या क्या है। अगर ये सेशन पूरा 100 ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं ना, फिजिक्स से प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा, हम गारंटी लेंगे कि लड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि कूलम्ब बल की सीमाएं लिखें। कूलम्ब बल की कौन कौन सी सीमाएं होती है। तो बाबू कूलम्ब बल क्या होता है, कूलम्ब बल हम देखिए केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। कूलम्ब जो बल होता है बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए सत्य होगा। पहला यहाँ आप देख लीजिए, आपको याद रखना है कि जो कूलम्ब का नियम होता है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। दूसरा, यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए संभव नहीं है, सत्य नहीं है।
दूसरा लिखना है कि यह जो नियम है, जो कूलम्ब का नियम है, यह अधिक दूरी के लिए कभी भी सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आपको लिख देना है सीमा। तीसरा सीमा क्या लिखना है कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। यहाँ देखिए, अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है और 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है, कूलम्ब के नियम की सीमाएं है। अब यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि यह एक सार्वत्रिक नियम होता है। कौन? तो कूलम्ब का नियम एक सार्वत्रिक नियम होता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि कूलम्ब के नियम के 3 सीमाएं लिखे। बाबू यह क्या होता है, कूलम्ब का नियम का पहला सीमा लिखना है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, अत्यधिक दूरी। और यहाँ देखिए क्या, यह नियम 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए भी क्या है, सत्य नहीं है। और यह एक क्या है, सार्वत्रिक नियम होता है। तो इसमें तो बहुत सारी सीमा लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, आपके एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट भी करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम के हिसाब से क्लास कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 घंटा 2 घंटा का यही हो जाएगा। इसको इतना डोज देंगे जितना आपका दिमाग सह सकता है, उतना ही। हमको पता है कि कैसे आपको पढ़ाना है अंतिम दिनों में। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए मेरे प्यारे, हम आपका बेड़ा जरूर पार लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, आप देखिए कि धारावाही चालक तथा समविभवी सतह के में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2013 में ये पूछा गया और भी पूछा गया, लेकिन इतना जब मेंशन करने लगेंगे ना ढूंढ के बाबू, यहाँ पे उतना नहीं हो पाएगा, तो लेट हो जाएगा। इसलिए फटाफट से यहाँ पे हम लोग इसको फटाफट से लिखते गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 नंबर है। बाबू एक बार फटाफट से बता दीजिए, समझ में आ रहा है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही चालक तथा समविभवी सतह के विद्युतीय क्षेत्र को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो कैसे इसको परिभाषित करना है हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आप देखिए, सबसे पहले क्या विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग विद्युतीय क्षेत्र को क्या करेंगे बाबू, परिभाषित करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ देखिए इकाई धनात्मक आवेश, क्या यहाँ देखिए इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विद्युतीय क्षेत्र पूछा गया है, तो लिखना है कि इकाई धनात्मक आवेश यहाँ देखिए पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर क्या होता है, बल बटा आवेश। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आप इसको 100% समझिएगा। अब हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपसे विद्युतीय क्षेत्र पूछ दिया बाबू, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ दिया, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा कि इकाई धनात्मक आवेश, इकाई धनात्मक आवेश यहाँ देखिए पर लगने वाला बल क्या होता है, इकाई धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या हो गया, यहाँ देखिए बल बटा आवेश, इकाई धन आवेश पे लगने वाला बल, इकाई धन आवेश पे लगने वाला बल ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। समविभवी सतह क्या होता है, तो समविभवी यानी क्या, प्रत्येक बिंदु पे विभव क्या होगा, समान होगा। समविभवी सतह क्या होता है, समविभव यानी प्रत्येक बिंदु पे विभव की मात्रा समान, यानी वह सतह जिसकी किसी भी बिंदु पर विभव की मात्रा समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी सतह कहेंगे। यहाँ आप देखिए समविभवी सतह क्या होता है, तो वह सतह बाबू, वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव की मात्राएं समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी सतह कहेंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। और लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा एक समविभवी सतह के लंबवत होता है। यानी आपको ये भी लिख देना है कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना वो हमेशा एक समविभवी सतह की क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, आइए यहाँ पे 5 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन 2014 में क्या पूछा गया था, ये आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग बताएं। बाबू सारा क्वेश्चन बैंक आज हम लोग पीने वाले हैं यहाँ पे घट घट। तो समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इसका एक व्यवहारिक उदाहरण बताना है कि यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या होता है, इसका एक उदाहरण आप लोग दे दीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या होता है, तो बाबू ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या होता है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र से बचाकर उसे खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना ही हमारा क्या होता है,
वैद्युत प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रशिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। यानी हम आपको समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जैसे बाहर से जो बिजलियां आती हैं, देखते होंगे बड़े बड़े टावर पे एक लंबा सा रॉड लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जितने भी बिजलियां गिरने वाली होती है ना, वो उसको क्या करेगा, उसके जितने भी एरिया होंगे, उसका जो क्षेत्र होगा, उसके अंदर अगर बिजली गिरेगा ना, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट क्या करेगा, जो ऊपर रॉड होता है उसका कनेक्शन होता है जमीन के वायर से, अर्थिंग से, यानी जमीन में उसका अर्थिंग से होता है। वो क्या करता है, जितनी भी बिजलियां गिरने वाली होती है वो क्या करता है, एकत्रित करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फटाक से जमीन में डाल देता है। तो ताकि इससे क्या होता है कि आसपास कहीं बिजली ना गिरे। इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण कहते हैं। लंबा लंबा बिल्डिंग पे देखे होंगे, बड़ा सा एक यहाँ देखिए रॉड लगा दिया जाता है ऊपर में। क्यों, क्योंकि उसमें, और उसका कनेक्शन डायरेक्ट वायर का किसमें दिया जाता है, तो धरती के अंदर यानी अर्थ में दे दिया जाता है, कि उस एरिया में, उसका क्षेत्र में जितना भी बिजली गिरने वाला होता है, वो बिजली को क्या करेगा, फटाक से वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, जमीन के अंदर उस रॉड के और उस वायर के सहायता से जमीन में उसको क्या कर देगा, डाल देगा, एब्जॉर्ब करवा देगा। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रशिक्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, किसी वस्तु या व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र से बचाकर, यानी जितना उसका क्षेत्र में गिरने वाला होगा उससे बचाकर खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रशिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है। जैसे कि इसका उदाहरण यहाँ पे नहीं लिखे, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया कि यहाँ पे आपको बाहरी मैदान से अच्छा मतलब सुरक्षित रहना, यानी यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि बाहरी मैदान से यहाँ देखिए अधिक सुरक्षा आपको कार में बैठने से होगा, क्योंकि कार में देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण लगा होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको एक लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर सही होगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार आया है, वो 2009 और 2021 में, यानी सारा का सारा क्वेश्चन बैंक तो अब यहाँ पे समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए टाइम और सिचुएशन के हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में पढ़ के भाग भी जाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के हमको भागना है, नहीं बाबू, ऐसा काम नहीं करना। अब देखिए कि किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। कोई भी सतह है उस पर वैद्युत का प्रभाव क्या होगा, इसको आपको परिभाषित करना है। कोई भी सतह हो सकता है प्यार बच्चों, उस पर वैद्युत प्रभाव को परिभाषित करना है। तो आपको लिखना है कि किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को सतह पर विद्युतीय प्रभाव कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, और सिंपल में ही आपको आंसर देना है। देखिए लिखना है आपको कि किसी सतह पर, यानी किसी सतह पर या किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को, मतलब विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उस सतह पर विद्युतीय प्रभाव कहेंगे। तो यहाँ पे वही ना पूछ रहा है कि किसी सतह पर वैद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। कोई भी सतह पे पूछा गया है कि वैद्युत का प्रभाव क्या होगा, तो किसी भी सतह पर वैद्युत का प्रभाव क्या होगा, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम उस सतह का क्या कहेंगे बाबू, तो वैद्युत प्रभाव कहेंगे, मतलब वैद्युत प्रभाव कहेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना कि वैद्युत प्रभाव कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला आ जाइए आप देखिए 7 नंबर की पारा वैद्युत शक्ति क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पारा वैद्युत शक्ति क्या होता है। 2010-2016 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम तो पूरा क्वेश्चन बैंक को ही खत्म करने वाले हैं, तो रुकिए महाराज, यहाँ पे जाइए मत, क्योंकि 80% जो आपका क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से आएगा। जो अगर आप लोग ये 100 सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो गारंटी है। और सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी ये स्टूडेंट पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अंतिम मौका चल रहा है, इसके बाद से मौका नहीं मिलेगा। अगर कुछ हुआ तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। यहाँ देखिए मात्र कम प्राइस में आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट आप लोग आज ही के आज सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, जुड़ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन है कि पारा वैद्युत शक्ति क्या होता है। तो बाबू यहाँ देखिए किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके ऊपर क्या हो, वो आचलक बना रहे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पारा वैद्युत शक्ति। इसका कई प्रकार का डेफिनेशन होता है, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं वो आपको समझना है। यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके ऊपर क्या हो, यहाँ देखिए
अचालक से क्या बना रहे, अचालक यहाँ पे देखिए चालक बन जाता है। यहाँ पे देखिए इसका कई प्रकार से होता है, तो यहाँ पे हम आपको चलिए नॉर्मल सा डेफिनेशन बताते हैं जो आपको याद हो जाए। तो किसी वैद्युत, यहाँ देखिए किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहां पे एक अचालक चालक बन जाए उसे ही हम लोग पारा वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन कई प्रकार की हो सकती है, यहाँ पे कुछ और भी लिखा होगा लेकिन हम आपको आसान वाला बताएंगे। आपको लिखना है कि किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहां पे एक अचालक पदार्थ भी चालक बन जाए, जहां पे एक अचालक पदार्थ भी चालक बन जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो पारा वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको उसको याद कर लेना है। तो देखिए किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर एक चालक पदार्थ भी क्या बन जाए, अचालक पदार्थ भी चालक पदार्थ बन जाए उसे हम लोग पारा वैद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है कि हवा की पारा वैद्युत शक्ति क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना है अगर लंबा चौड़ा करते हैं। तो अगला आ जाइए कि वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का मूल कारण, बाबू वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना पूर्ण गुणज ही होता है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि आप देखिए इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु से अगर दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना है तो वो पूरा पूर्ण गुणज में ही स्थानांतरण कीजिए। यही होता है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। बस कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, अगर एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दे रहे हैं तो प्यारे बच्चों उसमें पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज के रूप में ये होना चाहिए। यानी आपका जो होना चाहिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, देखिए एक वस्तु से अगर दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होना चाहिए ना तो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन भेजना है तो एक ही भेजिए, 10 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन भेजिए, 20 भेजना है, 15 भेजना है, 15 ही इलेक्ट्रॉन भेजिए। पूर्ण ये गुणज हो गया। अब ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन भेजे, 2.4 इलेक्ट्रॉन भेजे, ये नहीं प्यारे बच्चों, जो भी होगा इसका स्थानांतरण क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी एक यहाँ देखिए इसका मूल कारण यही होता है कि यहाँ पे देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होना चाहिए ना वो पूरा पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखे। स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण बाबू वहीं पे है, क्वेश्चन वहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए स्टैटिक्स, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत यहाँ देखिए प्रशिक्षण क्या है, क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाता है, समझिएगा कि आप देखिए स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक स्टैटिक्स। यानी आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए स्टैटिक्स हो जाएगा या कुछ भी बोलिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यानी वैद्युत यहाँ देखिए स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। कहने का मतलब क्या, स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या होता है, तो स्थिर विद्युत प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी वैद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। जैसे हम लोग फैराडे पिंजरा भी कहते हैं। हम आपको क्या समझाएं, ये यहाँ पे लिखा है कि आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी वैद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। यानी आंतरिक मतलब क्या, जिस आप रूम में हैं उसमें एक एंटीना ऊपर लगा हुआ है जिसका कनेक्शन एकदम धरती से है, तो इसके जो क्षेत्र होगा इसमें अगर कहीं बिजली गिरने वाला होगा वो एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट जमीन में डाल देगा। यानी ये जो बाहरी विद्युत क्षेत्र आने वाला है, आपका बिजली गिरने वाला है, इसको ये आंतरिक क्षेत्र क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, यानी उसको बचाता है उसको। तो यहाँ पे यही तो बात हुआ बाबू जो हम आपको समझाए थे कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है। तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या होता है, तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज यानी आंतरिक यहाँ पे देखिए चार्ज क्षेत्र को यानी कहने मतलब आवेशित क्षेत्र को बाहरी वैद्युत क्षेत्र से बचाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे पिंजरा भी कहते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या होता है। अगला आ जाइए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है प्यारे बच्चों, इसका परिभाषित करें। ये देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को,
हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी यहाँ आप देख लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ के, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को, इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाएं ये जितने भी होंगे, इसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर भी हो सकता है। यहाँ देखिए, विद्युतीय फ्लक्स आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन के आधार पे ये होता है, आधार पे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ देखिए, फ्लक्स को विद्युतीय फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसकी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय जितनी भी रेखाएं होगी, इसकी संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा बिल्कुल। लेकिन याद रखने के विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखने के विद्युतीय फ्लक्स आखिर क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं बार बार, आप इसे समझ लीजिएगा। अगर पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ देखिए, किसी पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पे लिखना है कि आप देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अंदर जितनी भी यहाँ देखिए विद्युतीय बल रेखाएं गुजरेगी, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। तो बस इतना आपको इसको याद कर लेना है। अगला आज है कि विद्युतीय विभव क्या होता है। बाबू कई बार बता चुके हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, 2 से 3 बार ये आ चुका है क्वेश्चन कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। क्योंकि हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक ही खत्म करने वाले हैं, तो A to Z क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका कवरेज होने वाला है पूरा, यहाँ पे उसका 100% दिया जाएगा। और थोड़ा सा तेजी से करा रहा है, तो आप लोग मैनेज करते रहिए कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, जो तो बच्चे पुराने हैं तो वो तो ये सब याद कर लिए होंगे, लेकिन नए बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि वो भी समझ लें। एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है, एक आवेश है Q नॉट, मान लीजिए Q नॉट आवेश है, और यहाँ पे क्या है, ये अनंत है, इसमें भी क्या है, Q नॉट एगो आवेश है। तो यहाँ आप देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जितना भी वर्क होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, विद्युतीय विभव कहेंगे। यानी समझिएगा कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल बाबू क्या है, फील्ड है। यानी एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में जितना भी किया गया कार्य होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो वैद्युत विभव कहेंगे। यानी एकांक से आ रहा है किस में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, यानी ये बिंदु क्या हो गया, A हो गया, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, ये B मान लीजिए। यानी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से ये दूसरी बिंदु तक, यानी ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा ना, यही आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, सॉरी वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी देख लीजिए, एक एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, यहाँ पे देखिए P भी हो सकता है, Q भी, A और B भी हो सकता है, तो P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना, यदि किसी प्रशिक्षण आवेश Q नोट को, यहाँ पे देखिए Q नोट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक, यहाँ पे देखिए इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, PQ लिख रहा है तो PQ ही लिख दीजिए। Q यहाँ पे आवेश Q नोट तक अनंत, यहाँ पे देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं, घबरा गए। यहाँ देख लीजिए, अब बोला जा रहा है कि यदि किसी प्रशिक्षण आवेश Q नॉट को, यहाँ पे देख लीजिए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, यानी ये अनंत में है और ये वैद्युत क्षेत्र में भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो होगा यहाँ पे W, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युतीय विभव कहते हैं। और ये जो यहाँ पे विभव बराबर होता है, क्या होता है, W बटा, यानी किया गया कार्य बटा क्या, चार्ज की बटा में होता है। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका विद्युत विभव क्या होगा, W बटा Q होगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव समझ लीजिए, वैद्युत विभवांतर हम आपको समझाते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम एक क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। समझिएगा बाबू, यहाँ पे पुराने बच्चे तो सब समझ गए हैं यहाँ पे, लेकिन नए बच्चे नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q नोट एगो यहाँ पे आवेश और Q नोट यहाँ पे,
उसमें क्या था, अनंत से आ रहा था, और इसमें क्या होगा बाबू, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आएगा। तो यहाँ देखिए किसी प्रशिक्षण आवेश में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उसमें क्या हो रहा था, बाहर से आ रहा था, अनंत से आ रहा था वैद्युत क्षेत्र के अंदर। लेकिन इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश को दूसरे आवेश तक लाने में जितना भी किया गया कार्य होगा ना, वही आपका वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे P से यहाँ पे Q तक एक बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही बिंदु P से, यहाँ देखिए बिंदु Q से P तक या बिंदु P से Q तक ले जाने में जितना भी किया गया कार्य होगा वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि किसी बिंदु A और B हो तो यहाँ देखिए VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, Q नॉट होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आज कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बाबू। यहाँ पे 30 मिनट हो गया 13 क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझ के भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। क्वेश्चन बाबू आया हुआ है दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होता है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पे अर्जित किया जाता है। बस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या किया जाए, त्वरित होने पे जितना भी अर्जित किया जाता है उसे ही बोलते हैं। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। ये आपको पता है बाबू, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अगला आ जाइए कि विभव परमणता क्या होता है। विभव परमणता, तो यहाँ देखिए विभव परमणता क्या होता है, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को यानी क्या विभव परमणता कहते हैं। यानी आप देखिए वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव परमणता कहते हैं। यानी दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहेंगे, विभव परमणता कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, ये भी याद रखना है। चलिए इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। किसका, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वैद्युत विभव परमणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, अथवा इसे न्यूटन प्रति कूलम्ब भी कहते हैं। न्यूटन प्रति कूलम्ब भी हो सकता है, या एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से क्या होती है, उच्च विभव की ओर होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है कि विभव परमणता क्या होता है। तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग विभव परमणता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखना है कि विभव परमणता यानी जो विभव परमणता है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर भी हो सकता है, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम्ब भी हो सकता है। और यह जो होता है प्यारे बच्चों एक सदिश राशि होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी जो दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो ये भी साथ में आपको याद करते चलना। अगला यहाँ पे आ जाए कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है। समविभवी पृष्ठ मतलब क्या, कि वैसा विभव जिसपे क्या प्रत्येक बिंदु पर वैसा क्षेत्र यहाँ पे जिसपे क्या हो, वैसा पृष्ठ जिसपे सभी बिंदुओं पर विभव की मात्रा क्या हो, समान हो। हर एक बिंदु पे विभव क्या हो, समान हो, उसे समविभवी यानी क्या, हर यहाँ देखिए बिंदु पर जितना भी विभव होगा वो समान होगा, उसे समविभवी पृष्ठ कहेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों समविभवी पृष्ठ कहेंगे। याद रखेंगे समविभवी पृष्ठ किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसी पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी पृष्ठ कहेंगे। समविभवी पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है, जो कि हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर करवाए हैं कि आप देखिए एक क्यू नॉट आवेश को समविभवी पृष्ठ में दूसरी जगह लाने में किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अपरिवर्तित होगा, कोई मतलब कार्य नहीं होगा। तो आप लोग क्या बताते हैं, उसमें कार्य यानी वर्क जो होता है समविभवी पृष्ठ में हमेशा 0 होता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की धारिता किसे कहते हैं। धारिता बाबू बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि धारिता किसे कहा जाता है, समझिए बाबू। A to Z आज क्वेश्चन बैंक खत्म करने वाले हैं, और ये सीरीज कर लीजिएगा ना तो आपका प्यार बच्चों यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि धारिता किसे कहा जाता है। धारिता, तो धारिता किसे कहा जाता है, जिसे फैराडे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो धारिता क्या होता है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के
अनुपात को उस चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। समझिएगा बाबू धारिता क्या होता है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है कि आप देखिए धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक, समझिएगा धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि बाबू उसके अनुपात को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। इससे आसान डिफिनेशन बाबू आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सभी बच्चे को शेयर कीजिए और बुलाइए सभी स्टूडेंट को, ताकि मजा में आप देखिए उनका एग्जाम भी बढ़िया से निकल सके। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उस चालक का विद्युत धारिता कहेंगे। यदि किसी चालक का दिया गया आवेश क्या हो, Q, और यहाँ देखिए विभव में होने वाली वृद्धि अगर भी हो, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराडे के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश क्या हो, Q, और यहाँ पे देख लीजिए होने वाली वृद्धि भी हो, तो ये एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। बस यहाँ पे आपको लिख देना। अब यहाँ देखिए Q है तो Q समानुपाती हटेगा, क्या लगेगा, इक्वल टू लगता है, आपको पता है। लेकिन एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है C, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, V लिख दिया जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन है, आप देखिए याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया। इसको सोल्व करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं बाबू, बिल्कुल यहाँ पे आसान है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान है, इसे आप लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या होता है, Q/V हो जाएगा। यानी इसको जब यहाँ पे C निकालना है तो बाबू यहाँ पे ये V गुणा कर रहा है ना, तो भिड़ा V इधर क्या करेगा, आके भाग करेगा, यानी Q/V हो जाएगा। यानी क्या, C इक्वल टू Q/V। ऐसे आप लोग चाहेंगे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला आज ये प्यार बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 बार बाबू 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक का पूरा निचोड़ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा जाएगा, लेकिन ये 100 सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्जाम में ये सब निकल सके। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम। अब देखिए प्रतिरोधों का एक पूछा जाता है इसी फिजिक्स में, और इसी में पूछा जाता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है। तो बाबू संधारित्र हो चाहे प्रतिरोध हो, सबका सेम ही होता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो बाबू वही होता है कि आप देखिए ये क्या है, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। यानी कहने का मतलब क्या, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए, फिर दूसरे संधारित्र को दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो बाबू ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, संधारित्र में प्लेट होते हैं, संधारित्र में प्लेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 प्लेट होते हैं, एक संधारित्र में 2 प्लेट, और इसका संयोजन करने का पता चल गया कि कैसे इसको जोड़ा जाता है। यदि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में क्या लिखिएगा कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से, ये पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, इससे जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेटों से जोड़ दिया जाता है। और इसी क्रम में चलने वाले समायोजन को, संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हम क्या कहते हैं, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, समझ में आया, आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानांतर क्रम समायोजन। बाबू ये भी 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना फिजिक्स का, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन, संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन, और यहाँ पे यही सब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो अब देखिए इस समायोजन में क्या होता है, सभी संधारित्र, इस समायोजन में पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, यानी कहने का मतलब इस समायोजन में बाबू क्या होगा कि सभी संधारित्र के पहले प्लेट, यानी इनका जो भी ये पहला प्लेट, ये पहला इसका हो गया, इसका हो गया, इसका, यानी सभी संधारित्र के पहले प्लेट को किसी बिंदु ए से जोड़ दिया जाए, चाहे कोई बिंदु x हो जाए, y हो जाए, a हो जाए, b हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ देखिए संधारित्रों का समानांतर क्रम से, यानी एक दूसरे के समानांतर है ना, समानांतर क्रम में लिखना। श्रेणी का मतलब क्या, श्रेणी के मतलब क्या, ऐसे ऐसे चलना, श्रेणी क्रम समायोजन।
यानी लाइन बाय लाइन ऐसे। लेकिन समानांतर क्या, ये समानांतर क्रम एक दूसरे के सामने, यानी समानांतर क्रम समायोजन। यानी समानांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को किसी बिंदु एक से जोड़ दिया जाता है, यानी बिंदु ये मान लीजिए ए है, ए से जोड़ दिया जाता है, और सभी संधारित्र की ये दूसरे प्लेट को किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले समायोजन मान लीजिएगा और इस संधारित्र होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए संधारित्र है, फिर इसको पहले प्लेट को इसमें, दूसरे प्लेट को इसमें, तो ऐसे ही चलने वाले समायोजन को हम लोग समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं संधारित्रों का। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो चलिए यहाँ आप देख लीजिए समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है बाबू। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। तो देखिए समानांतर क्रम समायोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेटों के बिंदु x, यानी इसको x माना है तो x से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे पर यहाँ देखिए प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेटों का बिंदु y से जोड़ दिया जाता है, और इसी क्रम में चलने वाले समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो संधारित्रों का बाबू समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए संधारित्रों की धारिता से आप क्या समझते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, सब क्वेश्चन बैंक का कमाल है बाबू। और आप लोग बोलेंगे हम कि पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि संधारित्रों की धारिता किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी ऐसे दो चालकों का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं संधारित्र की धारिता कहलाते हैं। समझिएगा संधारित्र की धारिता क्या होता है, इससे अच्छा डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ देखिए किसी एक, यहाँ देखिए किसी ऐसे दो चालक का युग्म, किसी ऐसे दो चालक का युग्म जिस पर बराबर या विपरीत आवेश हो, जिस पे क्या हो बराबर या विपरीत आवेश हो, उसे ही हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब इसमें बढ़ाना है तो आपको लिखना है कि संधारित्रों की धारिता को हम लोग फैराडे से सूचित करते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे संधारित्रों की धारिता का मापन क्या हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन 100 सब्जेक्टिव, यहाँ पे टाइम के हिसाब से कितना बाबू 41 मिनट हो गया, तो यहाँ पे आज हम 100 नहीं आज 30 कर लेते हैं, 30 कर करके 3 दिनों में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका डोज भी सही रहेगा कि एक दिन में 100 क्वेश्चन, आपका दिमाग भी हैंग करने लगेगा। तो ऐसे नहीं होगा 30 ही क्वेश्चन को करते हैं और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये लेकिन कर लीजिएगा ना, बहुत फायदा होने वाला है बाबू, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि संधारित्रों की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन सा ऐसा कारक है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित कर सकता है। पहला बाबू यहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल, यहाँ पे आपको याद रखने की जो संधारित्र की धारिता है निम्न कारकों पे निर्भर करती है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। पहला कि प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट के बीच की यहाँ देखिएगा दूरी पे ये निर्भर करेगा कि दो संधारित्रों के ये प्लेट के बीच की ये दूरी कितनी है, यही ना है, इसका पहला प्लेट ये दूसरा प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है उस पर निर्भर करेगा। प्लेटों के बीच यहाँ देखिए प्लेटों के माध्यम पे भी क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। यानी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से तीन होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों का माध्यम यहाँ देखिए कितना है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए वैद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपको एग्जाम के लेके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वैद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होगा। देखिए किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक को विद्युत धारा कहते हैं, यानी किसी चालक में, कोई भी एक चालक है, ये मान लीजिए क्या है बाबू, चालक है आपका, क्या है, किसी चालक में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, किसी चालक में आवेश, यानी आवेश जो प्रवाह है इसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेशों की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वैद्युत धारा को कभी भी आई द्वारा, यानी क्या बाबू, इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक में Q आवेश और T समय से प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ देखिए विद्युत धारा क्या होगा, तो यहाँ देखिए Q आवेश और T समय से प्रवाहित हो रहा है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, I क्या होता है, Q/T, यानी T समय में कितना धारा प्रवाहित हुआ, यानी समय में T समय में कितना धारा यानी कितना चार्ज आपका प्रवाहित हुआ। तो यहाँ पे आपको यही क्या होता है, वैद्युत धारा होता है।
तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड होता है, अथवा इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर भी होता है। यहाँ देखिए, वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा की कितना एम्पियर की धारा किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ पे वैद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, और दूसरा इसको कूलम्ब प्रति सेकंड में भी माप सकते हैं। यहाँ देखिए, कूलम्ब प्रति सेकंड में भी माप सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, यह एक अदिश राशि है, और यहाँ देखिए यह एक क्या होता है, अदिश राशि होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम्ब आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम्ब आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, धारा घनत्व क्या है, यानी करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, धारा का घनत्व, यानी धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। और आज तो बाबू पता है कि आज यहाँ देखिए फिजिक्स का चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का क्या भूचाल आने वाला है, पूरा ऑब्जेक्टिव को कर लिया जाएगा, ताकि पूरा एनसीईआरटी, वो भी क्या एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। अब यहाँ आप देखिए, धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो यहाँ देखिए किसी एकांक अनुप्रस्थ, यहाँ देखिए प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है। इसके साथ परिमाण के साथ इसका क्या होता है, दिशा भी होता है, तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, यानी इसका परिमाण भी है और क्या है, दिशा है। तो ये क्या होगा, सदिश राशि होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको प्रायः जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी देखिए, धारा घनत्व यानी कितना डेंसिटी में धारा का प्रवाह हो रहा है, कितना डेंसिटी में धारा का प्रवाह हो रहा है, उसे हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। तो वो कितना मतलब डेंसिटी कितना की संख्या में धारा प्रवाहित हो रहा है, उसे धारा घनत्व, यानी कहने का मतलब क्या, एक एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को, एक एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित किया जाता है, यह सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन यहाँ देखिए, विमीय सूत्र इसका क्या होता है, m के पावर 0, l के पावर क्या होता है -2, t के पावर 0, और ये क्या होता है, इनवर्स होता है। ये सब क्वेश्चन